यह घटना 3500 वर्ष पूर्व अयोध्या नगरी में घटी थी। जिस राजकुमार को राजगद्दी का दावेदार माना जा रहा था, उस पर सवार होते समय एक शाही घोड़ा राजकुमार को लेकर राजमहल से भाग गया। और देखें कि कैसे उन्होंने अपने लिए खड़े होने के लिए जीवन में कई बाधाओं को पार किया। यह 3500 वर्ष पूर्व की एक प्राचीन पौराणिक कहानी है। राजा धर्मसेन विनीत नगर में अपने राज्य पर बड़ी बुद्धिमानी और उदारता से शासन करते थे। उनकी कई रानियां थीं और मुख्य रानी गुणमती का वर्गम नाम का एक बेटा था, जो सबसे बड़ा, असाधारण रूप से आकर्षक, सुंदर था और उसमें एक परिप्रेक्ष्य राजा के सभी गुण थे। इसके अलावा वे जनता का आदर करते थे और वरिष्ठ जनों से आदर पूर्वक व्यवहार करते थे। एक राजा के सभी गुण होने के कारण धर्मसेन ने सभी मंत्रियों के परामर्श से राजकुमार वर्गम को अगले राजा के रूप में चुना। उनके राज्याभिषेक की शुभ तिथि घोषित कर दी गई। उसकी सौतेली माँ और उसका बेटा सहज नहीं थे, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके बेटे को राजा के पद के लिए प्रस्तावित किया जाए। राज्य के एक मंत्री को, जो छोटी रानी का करीबी था, अपने बेटे को राजा बनाने के लिए बुलाया गया। हालांकि इस मंत्री ने रानी को यह भी बताया कि उसका बेटा सिंहासन के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी रानी ने नया रास्ता खोजने पर जोर दिया। मंत्री ने रानी से कहा कि वह इस पर गौर करेगा और देखेगा। इस बीच एक व्यापारी अपने 2 असाधारण नस्ल के घोड़े बेचने के लिए राजा के पास आया। राजकुमार वारगन सहित शाही दरबार में हर कोई घोड़ों की गुणवत्ता और संरचना से प्रसन्न है, लेकिन दोनों घोड़ों को शाही उद्देश्यों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण भावना की आवश्यकता थी। संबंधित मंत्री को उनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी गई और यह मंत्री वारान को राजवंश से बाहर करने की अपनी योजना को क्रियान्वित करने का मौका पाकर बहुत खुश था। उन्होंने सफेद घोड़े को सामान्य कमांड से प्रशिक्षित किया, जबकि काले घोड़े को विपरीत कमांड से प्रशिक्षित किया। 4 महीने के प्रशिक्षण के बाद मंत्री उन्हें शाही उद्यान में ले आए, यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। काला घोड़ा एक तरफ बंधा हुआ था, जबकि मंत्री जी सफेद वाले पर सवार थे, जो उम्मीद से बेहतर अपनी स्किल दिखा रहा था। प्रिंस वारगन उसके प्रोग्राम से बहुत अधिक उत्साहित हुए और काले घोड़े के परीक्षण हेतु वह छलांग लगाकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गए। जैसे ही उसने आदेश दिया, घोड़ा नियंत्रण से बाहर हो गया और महल से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। राजा ने चिल्लाया, उस घोड़े को पकड़ो जो मेरे पुत्र को बुरी नीयत से ले गया है। कई लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं सके। घोड़े को जितना नियंत्रित करता, वह उतनी ही गति से और तेजी दौड़ता। बेताशा गति के कारण अंततः वह सवार राजकुमार सहित जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा मर गया और घायल राजकुमार भी उसके पास लेट गया। वह उठकर कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया और अपने आदमियों का इंतजार करने लगा जो उसके पीछे थे, लेकिन सब व्यर्थ। कुछ देर आराम करने के बाद वह आगे बढ़ा तो उसे एक सुंदर झील मिली। राहत पाने के लिए उन्होंने व्यायाम के तौर पर स्नान किया और तैराकी भी की। फिर वह शीतल वातावरण वाले एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ देर बाद उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। उठकर देखा तो एक परी जैसी सुंदर स्त्री कुछ फल लेकर आई हुई है। राजकुमार ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मैं एक राजकुमारी हूँ और अपने पिता
जो पहले राजा थे, के साथ पास के महल में रहती हूँ। आप चिंता न करें और आप हमारे साथ रह सकते हैं। इसके बाद हम जल्द ही शादी भी कर सकते हैं। राजकुमार ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। क्या मैं सुंदर और आपके स्तर की नहीं हूं? बेशक असाधारण है, लेकिन बिना माता पिता की मर्जी व उनके नोट्स की उपस्थिति की आवश्यकता भी है। राजकुमारी ने उसके दृढ़ विचारों को आकर्षित करने और विचलित करने की पूरी कोशिश की। उसका विचार न तोड़ सकी। वह महिला जंगल की देवी थी जो उसके मजबूत विचारों का परीक्षण करना चाहती थी। वह अपने रूप में आई और बोली कि मैं प्रसन्न हूं, आपके लिए क्या कर सकती हूं? कृपया मुझे वह रास्ता बताएं जो शहर की ओर जाता है। देवी ने कहा, एक सज्जन एक बड़े शहर की ओर जा रहे हैं और मैं कुछ ही समय में वहां पहुंचने में आपकी मदद कर सकती हूं। वह उसे अपनी शक्ति से सेठ के पास छोड़ दिया। प्रिंस वारान की मुलाकात एक अमीर आदमी सेठ से हुई जो व्यापारिक यात्रा पर था और अपने शहर लौट रहा था। प्रिंस वारान ने सेठ सार्थपति से पूछा, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? सेठ ने उसकी ओर देखा और उसे एक युवा आकर्षक व्यक्तित्व में दिखाई दिया। कृपया अपने आप का परिचय दो। वारंग ने उन्हें बताया कि मैं वैश्य समुदाय का कटी चंद्र भट्ट है। थोड़ी ही देर में सेठ को उसकी बुद्धिमत्ता और बात करने के अच्छे तरीके का एहसास हुआ। 1 घंटे के बाद सेठ ने उसे सवारी के लिए एक घोड़ा दे दिया और भोजन आदि की भी व्यवस्था की। वे पूरे दिन चलते रहे और सूर्यास्त से पहले ही रात बिताने के लिए एक उपयुक्त जगह का चयन किया। सेठ उसके प्रति बहुत दयालु था। रात्रि भोज के तुरंत बाद इस यात्रा के दौरान अर्जित धन को लूटने के लिए सैकड़ों लुटेरों ने सेठ पर हमला कर दिया। हालांकि सेठ के पास भी पूरी सेना की व सभी प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। उसने अपनी सेना को उन्हें भगा देने का आदेश दिया। सेनानायक और उसकी मजबूत टीम लड़ती रही, लेकिन लुटेरे सेना से ज्यादा भारी नजर आए। भट्ट लड़ाई देख रहे थे और उन्हें सेना की कमजोरी का एहसास हुआ, जिसे अतिरिक्त मदद की जरूरत थी। उसने सेठ से कहा कि यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी उनसे युद्ध कर सकता हूं। ठहरो, तुम क्यों मरना चाहते हो? और यदि किसी कारण हमारी सेना हार जाए, वे हमारा धन ही तो लूट गए तो लूट लें और मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। चिंता मत करो। सेना प्रमुख हार की संभावना के बारे में सेठ से परामर्श करने आया और इसी बीच भट्ट ने उसकी तलवार निकाल ली और युद्ध के मैदान की ओर भागा। सेठ ने सेना प्रमुख को चिल्लाकर कहा कि जाओ उस बेचारे को बचाओ। भट्ट जी ने लुटेरों से मुकाबला डट के किया और 1 घंटे के अंदर 100 लुटेरों को मैदान में गिरा दिया और बाकी ने मैदान छोड़कर जाना ही बेहतर समझा। कट्टी चंद्र भट्ट बुरी तरह घायल हो गए और फिर वापस आए तो शेठ जी भट्ट की हालत देखकर रोने लगे। उन्होंने भट्ट को जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए अपने वैद्य और अन्य लोगों को बुलाया। वह पूरी रात उसके पास बैठा रहा और बड़बड़ाता रहा कि तुमने अपनी जान का खतरा क्यों उठाया। अगली सुबह कट्टी भट्ट उठे और बेहतर दिखे और सेठ जी को एक मुस्कान दी। एल सेठ कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है और क्या आप मेरे बेटे होंगे? कट्टी भट्ट सिर हिलाकर सहमति दी और सेठ बहुत खुश हुए। हर तरह से उसे अपना बेटा घोषित कर दिया गया। कट्टी भट्ट को विश्राम हेतु के लिए 1 दिन और रुकने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सेठ अपने बेटे की क्षमता का एक भव्य प्रदर्शन भी करना चाहते थे, इसलिए अपने कुछ परांगत लोगों को अपने बहादुर बेटे की खबर के चारों ओर फैलाने तथा स्वागत समारोह की व्यवस्था करने के लिए शहर भेज दिया, जिसने अकेले 100 लुटेरों को मार गिराया था।
लुटेरों को मारने वाले एक वैश्य के बारे में जानकर नगर के राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन नगर के लोगों ने उनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उनका भारी स्वागत किया। पूरा दिन सामाजिक कार्यों में बीता और फिर शाम को घर पहुंचे। सेठानी और उसकी बेटियां अपने खूबसूरत भाई को देखकर बहुत खुश हुईं। वाराण ललितपुर नगर के सेठ सार्थपति सागर के पुत्र कटिचंद्र भट्ट के नाम से विख्यात थे। वे अपने गुणों के कारण वैश्य समाज के गौरव थे। ललितपुर के राजा देवसेन जनता के साथ अच्छे संबंध रखते थे और उनके विशेष गुणों वाले 4 प्रधानमंत्री थे। कई खूबसूरत बेटियां और एक सुंदर बड़े आकार का सफेद हाथी था। ये सब आत्मबल के साथ साथ शासन के चारों ओर उनके वंश की शोभा और लोकप्रियता बनी थी। सब कुछ ठीक होने के अलावा एक बार एक सबसे शक्तिशाली शासक का एक राजनयिक उनकी सबसे बड़ी बेटी सुनन्या के साथ रिश्ते का प्रस्ताव लेकर देवसेन के पास पहुंचा। प्रस्ताव में कहा गया कि राजा देवसेन को विवाह उपहार के रूप में अपना विशेष हाथी दहेज में देंगे। राजा अपने कक्ष में उस राजनयिक के साथ अकेले थे जो विवाह की शर्तें तय कर रहा था। राजा अहंकार सहन नहीं कर सका और उसने नाई को बुलाकर उसका आधा सर बालों का मूंड दिया। वापस जाते समय राजनयिक ने राजा से कहा, युद्ध और करारा जवाब के लिए तैयार रहें। उन्होंने होने वाली अपेक्षित लड़ाई के लिए आगे की तैयारी के लिए सभी प्रधानमंत्रियों को परामर्श के हेतु बुलाया। सभी मंत्रियों ने उनके अच्छे कार्य की सराहना की और विभिन्न उपाय सुझाए। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन राजा देवसेन को हार का आंतरिक भय सता रहा था। काफी विचार विमर्श के बाद उसने अपने क्षेत्र में घोषणा की कि जो कोई भी उसे युद्ध जीतने में मदद करेगा उसे आधे राजवंश का ताज पहनाया जाएगा और उसकी बड़ी बेटी के साथ विवाह किया जाएगा। कटि भट्ट ने अपने पिता सेठ से राजा को आवश्यक सहायता देने हेतु पूछा। प्रत्येक नागरिक को राजा को समय के अनुसार अपनी मदद देनी चाहिए। सेठ ने भट्ट से कहा, खुद पर संयम रखें। यह एक आदर्श युद्ध है और लुटेरों को मारने की तुलना इस युद्ध से नहीं की जा सकती। रुको और देखो और अनावश्यक रूप से अपनी नाक मत डालो। कुछ दिन बीत जाने पर कटि भट्ट ने अपने पिता सेठ से कहा कि मैंने युद्ध के लिए अपना नाम दे दिया है। यह बेहतर और शालीनता होगी अगर आप उसकी मदद के लिए मेरा प्रस्ताव लड़ने हेतु रखते हो। आखिरकार सेठ सहमत हो गए और अगली सुबह वे राजा से मिलने गए जो अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। राजा ने पहली बार सेठ और उसके बेटे को उसके पास आते देखा। एक नजर में राजा की अंतरात्मा की आवाज ने उसे युद्ध में 20% जीत के लिए उत्साहित कर दिया। सेठ ने राजा से लुटेरों से लड़ने में अपने बेटे की ताकत के बारे में कहा, इसलिए मैं अपने बेटे को इस युद्ध के लिए पेश करता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और शाही कुर्सी से उठकर नीचे की ओर उतरा। उसके बेटे को प्यार से बुलाया और गले लगाया और कृतज्ञता को धन्यवाद दिया। राजा को उसके शरीर की आलिंगन से उसकी शक्ति का आभास हुआ कि युद्ध जीतने की संभावना अब 30% है। उन्होंने भट्ट से शस्त्रागार गैलरी से हथियारों का चयन करने को कहा। उसके हथियारों के चयन पर राजा की नजर थी। उसकी चयन से उसका एहसास 50% से अधिक हो गया। राजा अब सहज थे और दोनों एक दूसरे से सलाह मशविरा करते थे। वैश्य समुदाय के एक युवा व्यक्ति को प्रिंस की जगह पर रखने के बारे में यह अफवाह अन्य लोगों तक पहुंच गई और वे सभी इस पर हंसे और मजाक उड़ाया। तिथि के समय दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। राजा अपने अपने हाथियों पर थे और उनके राजकुमार उचित हथियारों के साथ अपने घोड़ों पर थे। दूसरी सेना का राजकुमार कटि भट्ट को देखने के लिए बहुत उत्सुक था जो उनके सामने खड़े था। भट्ट के पास आकर उन्होंने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैदान छोड़ दो, तुम लड़ने के लिए इतने उतावले क्यों हो?
एक ही वार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि एक वैश्य की हत्या के लिए मेरा नाम की बदनामी हो। वाकयुद्ध चल रहा था और कटी भट्ट ने उनसे कहा, ज्यादा बड़बड़ाओ मत, आओ और एक वैश्य की ताकत देखो। अलग अलग रैंक के दो राजकुमारों के बीच युद्ध देखने के लिए दोनों तरफ की सेनाएं बहुत उत्सुक थीं। कहासुनी के बाद दोनों में हर संभव हर तरीके लड़ाई होने लगी। दूसरे राजकुमार को जल्द ही एहसास हुआ कि यह लड़ाई एक खास होगी और भट्ट जी एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। दोनों राजाओं की उपस्थिति में कटी भट्ट ने तलवार से उसका सिर काट दिया। उस राजकुमार का पिता राजा स्तब्ध रह गया, लेकिन जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें देखता हूँ। अधिकांश राजा आपस में लड़ते हैं। दोनों राजा आमने सामने आ गए और उनके बीच भयंकर युद्ध होने लगा। कटी भट्ट को एहसास हुआ कि उनके राजा को मदद की आवश्यकता है, अन्यथा वह युद्ध हार सकते हैं। तो वह उनके बीच में आ गया और दूसरे राजा ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें स्वर्ग जाने की अधिक जल्दी है? पहले मैंने तुम्हारा सिर काटूंगा और फिर तुम्हारे राजा का। आधे घंटे की लड़ाई के बाद चंद्रभट्ट ने उसे जीवित पकड़ लिया और युद्ध तुरंत समाप्त हो गया। इस युद्ध में केवल एक राजकुमार मारा गया। राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली और जंगल में चला गया। उसका छोटा बेटा देवसेन के अधीन अगला राजा बना। अगले दिन विजेताओं का जश्न मनाने के लिए एक भव्य शो का आयोजन किया गया। राजा देवसेन ने वादे के अनुसार अपना आधा राज्य प्रस्तुत किया और सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह की पेशकश की। भट्ट ने उनसे इस संबंध में अपने पिता सेठ से बात करने को कहा। सेठ सारपति ने इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और समय आने पर उनका विवाह हो गया। कटी भट्ट अब अपने पिता के परिवार के साथ दूसरे महल में रहने लगा। वह खुद ही बहुत हैंडसम था। राजा की दूसरी बेटी को उससे प्यार हो गया, लेकिन कटी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। राजा को मालूम चला पर वह चुप रहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरी बेटी का विवाह किसी वैश्य से हो। कटी चंद्र भट्ट के राज्य प्रयास के विस्तार के कारण देवसेन जल्द ही एक शक्तिशाली राजा के पद पर आसीन हो गए। यह एक शक्तिशाली राजा की सच्ची कहानी है, जिसमें दया की गहरी भावना थी। आप भी इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, जरा सोचिए।